एक महिला अपने शौहर को फोन मिलाती है। फोन मिलाने के बाद उसने कहा एक डिमांड की, और जब डिमांड सुनता है पति तो वो मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतजार कर रहा था जब यहां से सब ग्राहक चले जाएंगे, उसके बाद फिर वो अपने सामान की डिमांड करेगा। दरअसल जब उसके पास मेडिकल स्टोर पर कोई बचता नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाले ने उससे पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। वो थोड़ा शर्माता है, शर्माते हुए बस बात कहने की कोशिश कर रहा था, हिचक रहा था। तभी मेडिकल स्टोर वाला पूछता है भाई साहब आपको चाहिए क्या, आप यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं। उसने कहा भाई साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और एक गोलियों का एक पूरा रैपर लाकर उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही गोलियों का रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा भाई साहब ये कम रह जाती हैं, और वैसे भी यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं लगता। बार बार जब लोग यहाँ पे होते हैं उन सबके सामने ये सब चीजें मांगना अच्छा नहीं लगता। आप एक काम करो, थोड़ी सी तादाद बढ़ा दो, ज्यादा गोलियां दे दो। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ने ये बात सुनी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसे कुछ ज्यादा तादाद में गोलियां दे देता है। अब इन गोलियों को लेकर वो व्यक्ति अपने घर जाता है, खाना खाता है, पत्नी के साथ सोता है। उन गोलियों को खाने के बाद अब अगला दिन जब निकलता है तो पत्नी की तो आंख खुल जाती है, लेकिन पति सोता हुआ रह जाता है। और यहीं से उस व्यक्ति की जब मौत की खबर चारों तरफ फैलती है, उसके बाद उस व्यक्ति का कफन दफन होता है, यानी कि दफीना होता है। दफन होने के बाद लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। तब यह पता चलता है दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं बल्कि इसका तो कत्ल हुआ है। कत्ल के पीछे की वजह आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर, और बिठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से बहुत जोर जोर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, नाम जिसका शबाना होता है। अक्सर इस घर से इस तरह की आवाजें कभी नहीं आई। आसपास के जो लोग थे वो जाग जाते हैं। जागने के बाद मौके पर दौड़कर पहुंचते हैं। जब उससे दरवाजा खुलवाया जाता है, दरवाजा खुलने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम उसका आबिद अली होता है। उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। इस महिला के रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वो अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फोन करती है। सलीम को फोन करते करते कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर गए। जैसे उसने अपने सगे भाई को अपने ही पति के, अपने ही शोहर के मरने के बारे में सूचना दी, तो उसका जो साला होता है सलीम आबिद का, वो तुरंत ही मौके पर आता है और यहां पर आकर देखता क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ है। उसकी लाश खाट पर पड़ी हुई है, चारपाई पर पड़ी हुई है। इसी बीच में वो सब कुछ देखते हुए पुलिस को फोन करता है। ये बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आ जाती है। मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेने से पहले जो पंचनामा की एक कार्रवाई होती है वो कर रही थी। उस व्यक्ति की जो शरीर था, उसके जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों को जब देखा जाता है, तलाश किया जाता है, तो उसके कपड़ों के अंदर 8 रैपर निकले थे और 8 के 8 रैपर खाली थे। और वो 8 के 8 जो रैपर होते हैं वो शक्तिवर्धक गोलियों के होते हैं। जैसे उसकी पत्नी शबाना से कहा जाता है कि ये 8 रैपर खाली हैं, इसकी जेब में ये कैसे थे, क्या बात है, क्या ये रात को इनको जेब में रख के ही सोया था। जब इस तरह की बात की जाती है तब वो कहती है कि मैंने अपने पति को फोन किया था रात की कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आना, क्योंकि जब वो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उसको अच्छा लगता था, इसलिए उसने कभी ऐतराज नहीं किया। उसने अपनी पति की खुशी के लिए इसने जब कोई कभी ऐतराज नहीं किया। जैसे जैसे उसको अच्छा लगता था वो वैसे वैसे उसके साथ खुश रहती थी। जैसे ही ये बात सुनी, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद ये लाश वापस आती है और वापस आने के बाद इसका बिल्कुल एक रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन होता है, सुपुर्द खाक होता है। सुपुर्द खाक में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। लेकिन ये खबर पूरी आग की तरह फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया था और उन शक्तिवर्धक गोलियों के खाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इसके लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे का समय बीता था। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि इसकी मौत हुई है गला दबाने से। अब गला दबाने की बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, पुलिस खुद सोचने पर मजबूर थी। तभी सलीम को फोन किया जाता है जो आबिद का साला होता है। उससे पूछा जाता है कि ये क्या मामला है, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गला दबाने की पुष्टि हो रही है, आखिरकार इनका कौन गला दबाएगा, क्यों गला दबाएगा। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि ये उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक इलाका लगता है दिव्यापुर। ये दिव्यापुर के रहने वाले होते हैं। अब से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने उस इलाके को, दिव्यापुर को छोड़ने के बाद ये सीधा कानपुर आ जाते हैं। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपना मकान बनाते हैं और यहीं रहने लगते हैं। इनकी जब शादी होती है तो इसकी बहन से होती है, इसका नाम शबाना होता है। और यहाँ आने के लगभग 3 साल के बाद उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उस बेटे की उम्र 16.5 या 17 साल के आसपास रही होगी। जब इस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है, तो महिला
कुछ सही बातें नहीं बताती है, तभी पुलिस उसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है। साथ ही जो आबिद अली जो मर चुका है, जिसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उसका भी मोबाइल कब्जे में लिया जाता है और दोनों मोबाइलों की सीडीआर निकलवाई जाती है। जो ये आबिद अली होता है उसके मोबाइल की तो कॉल डिटेल में कोई ऐसी कोई खास सस्पेक्ट वाली बात नहीं पाई जाती, लेकिन शबाना का जो मोबाइल था उसमें वो एक लड़के से बहुत ज्यादा बातें करती थी और उस लड़के की उम्र लगभग उस महिला से 20 साल कम होती है, यानी कि 20 साल छोटा। अब सलीम से यानी कि साले साहब से ये पूछा जाता है कि रेहान उर्फ तालिब, जो कि उन्नाव के बांगर मऊ जो भगवंतपुर गोटेपाली का रहने वाला लड़का होता है, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है, उम्र उसकी लगभग 20-22 साल के आसपास होती है, इससे तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या यह आबिद का रिश्तेदार है या फिर शबाना का रिश्तेदार है? ना ही वो आबिद का रिश्तेदार होता है, ना ही शबाना का रिश्तेदार होता है, लेकिन शबाना की और रेहान की बहुत ज्यादा बातें होती थी अपने से 20 साल लगभग छोटे लड़के से। अब पुलिस ने जब इस बारे में पूछना शुरू किया, पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे भी पूछताछ करना शुरू करते हैं और शबाना से भी पूछताछ करना शुरू करते हैं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल साल 2024 की शुरुआत की ये बात थी। शुरुआत में ही इस शबाना नाम की महिला ने, जिसकी उम्र लगभग 42 या 43 साल के आसपास रही होगी, उसने अपना एक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई। इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद जब वो 20 या 22 साल के आसपास की उसकी उम्र रही होगी, उस वक्त के उसके जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो बारी बारी से इंस्टाग्राम पर उन फोटोग्राफ्स को अपलोड कर दिया करती थी। और एक दिन इस रेहान उर्फ तालिब, जो कि दिल्ली में ऑटो चलाता था, ये इंस्टाग्राम के पन्ने पलटते पलटते कब उसके सामने शबाना की आईडी आ जाती है, वो वहां रुक जाता है, उसके ही फोटो को लाइक करता था, कमेंट करना शुरू कर देता है। और एक दिन उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है, उसने मैसेज किया और मैसेज करने के बाद इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे को फोन नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, एक दूसरे से फोन पर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब शबाना का मन किया तो उसने रेहान से कहा कि आप मिलने आ सकते हो, मैं कानपुर के बिठुर थाना क्षेत्र में रहती हूँ। जैसे ये बात उसने सुनी, उसने कहा तुम्हारे पति? उसने कहा मेरा पति मेलों में जाकर झूले लगाता है, वो कई कई दिन के लिए घर से बाहर भी रहता है। उसका जो बेटा है वो पति के साथ रहता है और अक्सर वैसे भी पति नहीं मामा के साथ रहता है, मामा यानी कि सलीम के साथ रहता है। पति जब घर से बाहर रहता है तो तुम्हें आने में कोई एतराज नहीं। यानी कि उससे मिलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन मौका था। लेकिन रेहान ने शबाना को जब देखा तो जो फोटो थे, फोटो से वो लगभग 20 साल बड़ी दिख रही थी। फोटो में छोटी, मौके पर बड़ी थी, लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है और इनके बीच में जो उम्र की दीवार थी वो छोटी बढ़ जाती है। यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर ये फिर अब इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। यानी कि बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब इन्होंने लगभग 3-4 बार इस तरह से मिलने का मौका जुटाया। तभी शबाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है, मैं अलग रहना चाहती हूँ लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है और मेरा बेटा इसलिए अपने मामा के साथ रह रहा है, तो मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। जब बात छुटकारा पाने की आती है तो रेहान से कहा जाता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तो रेहान कहता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बदायूं के ककराला गोविंदपुर धोबी मोहल्ले का रहने वाला होता है। साल 2019 और 20 में दिल्ली में रहकर विकास और रेहान दोनों ही ऑटो चलाया करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद इसने अपना एक नया काम ढूंढ लिया, जो कि पंजाब के लुधियाना में किसी के यहाँ खाना बनाता था। इस व्यक्ति यानी कि विकास जो लड़का है, दोनों की लगभग सेम उम्र है, 22-22 साल के आसपास के रहे होंगे। तो जब रेहान ने विकास से बात कही तो विकास को कुछ पैसों की भी जरूरत होती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने से एक काम करना पड़ेगा। यानी कि उसे एक महिला से प्यार है और उसका जो पति है, हम दोनों के प्यार में वो रोड़ा बन रहा है, क्यों ना हम उसे रास्ते से हटा दें। अब यहां रेहान ने विकास से बात की और विकास से बातचीत होने के बाद फिर शबाना को बताई। शबाना ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त तैयार है तो उसको लेके आ जाओ। 17 जनवरी 2025 को ये कानपुर पहुंच जाते हैं और घंटा घर के पास एक होटल में रुकते हैं। 18 जनवरी की सुबह की बात है, शबाना होटल पहुंचती है और वो 20,000 रुपये लेके आई थी। 20,000 रुपये देखने के बाद उसको लगता है विकास को कि यहां से मेरे ऑटो खरीदने की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी और इसके लिए वो बताती है कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। जैसे जैसे रास्ता बताया था वैसे वैसे वो मान जाते हैं दोनों। और रात यानी कि 18 और 19 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। ये रेहान अपने दोस्त विकास के पास साथ पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा खुला हुआ था, यानी कि उन्हें कोई मशक्कत, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहां जाकर देखते हैं इसने अपने पति को पहले तो खूब सारी शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद उसे गोलियां भी दी। उसने कहा कि ठीक है, उसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी कि संबंध बनाएंगे, लेकिन शायद उसको इस तरह का मौका मिल नहीं पाया था। वो शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है। रात के 1 बजे के आसपास जब रेहान और विकास आते हैं तो ये शबाना उसके अंदर अचानक से कहां से पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है, वो अपने ही पति के सीने पर बैठ जाती है। विकास गला दबाता है और ये दोनों मिलकर उसके हाथ और पैर दबा लेते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक ये जद्दोजहद उसके साथ की जाती है, यानी कि आबिद अली का गला दबाकर उसकी
हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आराम से इत्मीनान से इन्हें मौका मिलते जब ये रेहान और विकास यहां से चले जाते हैं, जाने के बाद जब दिन निकलता है तब शबाना ने नाटक करना शुरू कर दिया। नाटक वो इस तरह से कर रही थी जैसे उसे अपने पति के मरने का बेहद अफसोस था। रोते रोते जब उसने अपने सगे भाई सलीम को फोन किया, सलीम जब अपने भांजे इनकी सलमान को लेकर मौके पर पहुंचता है तो अपनी बहन को रोते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी, आखिरकार उसकी बहन इतना अच्छा ऐसा अपने पति के मरने का इतना अफसोस क्यों कर रही है। उसे शक होता है और तभी वो पुलिस को फोन करता है, यानी कि सलीम फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाता है। उसको पहले ही वक्त से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी बहन का कुछ ना कुछ झोल है। सलीम की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस इन तीनों को, यानी कि शबाना, रेहान और विकास, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पुलिस जब मीडिया को यह बात बताती है, मीडिया के सामने जो पूरी कहानी आती है, तो पहले शक्तिवर्धक गोलियों की बात सामने आई थी। बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर और प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर इस महिला के पति की हत्या कर दी है। फिलहाल ये जेल में है और आगे कब तक जेल में रहेंगे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें एक नहीं 3 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और एक बेटा है। हालांकि बेटा तो पहले भी अपने मामा के साथ रह रहा था, लेकिन वाकई उस व्यक्ति, इनके सलीम की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी ही बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसको जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस महिला को अगर अपने ही पति से अलग होना था तो अलग होने के बहुत सारे रास्ते थे। इस तरह से जो उसने कदम उठाया था वो वाकई बहुत ही भयानक है। शायद आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी और जब सलाखों के पीछे अंधेरी काल कोठरी में रहेगी, शायद तब उसे जाकर एहसास होगा कि उसने क्या अपराध कर दिया है। दोस्तों, जाते जाते गुजरात के रहने वाले हैं शमीम कुरैशी और गौरी सिंह हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दिल्ली से रोहित कुमार, बुलंदशहर से शैंकी बंसल, मुंबई से मोहम्मद हातिम, मेरठ से खुशनुमा सैफी, प्रयागराज से अहमद हुसैन खान, सीतामढ़ी से रुपेश कुमार, बनारस से धीरेन्द्र पटेल, भरतपुर से परवान अहमद, गुजरात से अल्ताफ खान, मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, दिल्ली से शाहनवाज खान, संत कबीर नगर से सिंगर ध्यानी, अलाउद्दीन अली, तालिब अंसारी, सोनू कुमार झारखंड से, राज वर्मा मैनपुरी से, बेगूसराय से गौरव सिंह, लखनऊ से शकील शाह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।